सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कैपिटल गेन पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो यार सॉरी, थोड़ा लेट हुआ लेक्चर को, गाँव भी गया था, मेरे भी कुछ टेस्ट थे एक दो, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ लेक्चर आने को। पर आज अपन कैपिटल गेन के सारे कंसेप्ट लगभग ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज कोशिश करेंगे पूरा आपका कैपिटल गेन खत्म हो कंसेप्ट का। क्वेश्चंस अपन एक दो लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो आपका कैपिटल गेन वहाँ पे क्वेश्चन विद क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? तो कैपिटल गेन में प्रॉफिट और गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में आपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट और गेन कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने की वजह से हो। उसके बाद में हम पढ़े थे कैपिटल एसेट की डिफिनेशन। तो उसमें आया था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, कनेक्टेड टू प्रोफेशन और नॉट कनेक्टेड टू प्रोफेशन, इसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। पर ये इसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे हमने, जिसमें आया फर्स्ट अपना एक्सेप्शन था स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड था अपना पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट के अपन ने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, उसमें था अपना ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। ये पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, पर ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट के एक्सेप्शंस है, तो इसके वजह से हम ये 5 चीजों को कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड हमेशा अपना कैपिटल एसेट नहीं होता है, कैपिटल एसेट नहीं होता है। कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से वो एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट हमेशा माना जाएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपने को हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा। उसके बाद में स्पेसिफिक बॉन्ड जो होते हैं, जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर 2015 के अंदर जो भी बॉन्ड इश्यूज हुए, तो उनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसके बाद में एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पोर्टफोलियो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो भी होल्ड करके रखा है उनको सिक्योरिटीज को, तो उनको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। उनका ये PGBP हो सकता है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी सेल परचेस करना है, उनका PGBP अपने को कैपिटल गेन की डेफिनेशन के हिसाब से, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने जो भी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखे होंगे उसको अपने को कैपिटल एसेट ट्रीट करना पड़ेगा। उनके ऊपर PGBP इनकम नहीं आएंगे। उसके बाद में यूलिप के अपन ने 2.5 लाख की एक कंडीशन देखी थी, तो यूलिप जो है अपना 2.5 लाख से ऊपर रहा, तो उसको अपन कैपिटल एसेट मान लेंगे। उसके बाद में हम आए थे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए अपने को म्युनिसिपैलिटी का कंटोनमेंट एरिया देखना पड़ेगा और उसके अंदर का पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। अगर 10,000 के ऊपर का पॉपुलेशन है और 10,000 से लेके 1 लाख तक पॉपुलेशन है, तो म्युनिसिपैलिटी का जो जोन है उसका और उसका 2 किलोमीटर तक जो भी अपना लैंड है उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। उसके बाद में अगर 1 लाख से लेके 10 लाख तक पॉपुलेशन है, तो अपन 6 किलोमीटर तक जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के एरिया से। और उसके बाद में 8 लाख तक 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक जाएंगे और उसके अंदर का एरिया अपन म्युनिसिपैलिटी के जोन से 8 किलोमीटर उसके अंदर का एरिया अपने को रूरल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम आए थे ट्रांसफर किस किस चीज को बोलते हैं। तो सेल ट्रांसफर, सेल एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है कोई भी लैंड का। उसके बाद में रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड हुआ है। उसके बाद में पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और उसके बाद कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट किसी और के पास चला गया, तो इस सारी चीजों को अपन ट्रांसफर मान सकते हैं, इस सारी चीजों को अपन ट्रांसफर मान सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने गए थे कि ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर लग रहा है अपने को, ये ट्रांजेक्शन अपने को ट्रांसफर लग सकते हैं, पर इन ट्रांजेक्शन को अपने को ट्रांसफर नहीं मानना है कैपिटल गेन के पर्पज के लिए। तो उसमें आया था कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टीशन, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF के, तो उसके लिए अपने को उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं करना है। उसके बाद में कैपिटल एसेट गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में किसी को जा रहा है, तो उसको भी ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है, पर इसको अपन कैपिटल एसेट नहीं, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं मानना है, इसको कैपिटल गेन के लिए इसको ट्रांसफर नहीं मानना है। उसके बाद में कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को 100% होल्डिंग कंपनी होना, 100% होल्डिंग कंपनी होना और इंडियन कंपनी होना, तो उनको कोई भी एसेट ट्रांसफर की तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे एज द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद में अमलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में कोई भी एसेट ट्रांसफर हुआ या फिर कोई शेयर्स का एक्सचेंज हुआ, उसको भी अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में ये हो गया अपना
रिजल्टिंग कंपनी ये हो गया, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ अमलगमेशन ये हो गया, उसके बाद में जो भी एनआर ने, नॉन रेसिडेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी किसी एनआर को, तो उसको भी अपन कैपिटल असेट का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको अपन कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करेंगे। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट ऑफ वाइस वर्सा, तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद में बॉन्ड डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट शेयर्स और डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो रहे, इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, इसको भी हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर जो भी असेट ट्रांसफर हुआ उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और कुछ स्पेसिफिक कैपिटल असेट जो होते हैं जिसमें हम हिस्टोरिकल कलेक्शन जो मिला अगर अपने को घर के नीचे वगैरह, ऐसी कुछ स्पेसिफिक असेट है वो अगर गवर्नमेंट को या फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किए तो इसको भी हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में कैपिटल असेट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये अपन किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो पीएच के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे। अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूटीआई या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ये अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानेंगे और उसके पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 12 मंथ या 12 मंथ से कम तक होल्ड करके रखा होगा तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो लॉन्ग टर्म 24 मंथ से या 24 मंथ तक होल्ड करके रखा होगा शॉर्ट टर्म। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स और एनी अदर कैपिटल असेट, तो 36 मंथ के ऊपर अगर होल्ड करके रखा होगा तो लॉन्ग टर्म और 36 मंथ या 36 मंथ्स के कम होल्ड करके रखा होगा तो इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। उसके बाद में कुछ सर्टन केसेस में अपन ने पीएच कहाँ से कंसिडर करने का अपनी पूरी लिस्ट देखी थी। उसके बाद हम आए थे ये जो एक नोट लिखी थी हमने कि स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो होते हैं उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ये नोट लिखी थी हमने। उसके बाद हम पूरे फॉर्मेट आए थे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले लेने हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से अपने में से अपने को एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर के वक्त अपने को एक्सपेंसेस होंगे वो लेस करने हैं। उसके बाद में अपना आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होंगे अपने, तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने को माइनस करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने को वहां से माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद अपना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद उसमें से अपने को एक्सेप्शंस माइनस करने पड़ेंगे 54 सीरीज के, वो माइनस करने के बाद अपना आ जाएगा कैपिटल गेन टैक्सेबल, चार्जेबल टू टैक्स कैपिटल गेन आ जाएगा अपना। उसके बाद हम आए थे पूरे ये जो फॉर्मेट पड़ा था उसका एक एक अपन जो टर्म है वो अपन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हम आए थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें अगर अपने को कैश में मिला कंसिडरेशन तो वो अपन ले लेंगे, काइंड में मिला तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे वो असेट का जो अपने को काइंड में मिला अंडर सेक्शन 50D। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है तो अपने को एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा और ये दोनों अपने को चेक करना पड़ेगा। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एक्चुअल कंसिडरेशन मिला है अपने को उसका 110% लेना पड़ेगा और वो 110% ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन को अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो अपने का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 110% से कम है एक्चुअल कंसिडरेशन से 110% से कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपना, तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन या अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद में एओ को मतलब एओ को रेफर किया अपन ने कोई स्टैम्प ड्यूटी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है और वो एओ ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया केस जिसमें अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालना है, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएंगी। एक तो अपने पास ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होंगी या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाली वो वैल्यूएशन ऑफिसर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होंगी। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो अपन ज्यादा दिमाग में लगाएंगे जो गवर्नमेंट ने दी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, बात खत्म करो। अगर एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये अपने कंसिडरेशन से ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने कंसिडरेशन से ज्यादा है पर वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफिसर की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो एसडीवी से अपने एक्चुअल एसडीवी से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है पर अपना एक्चुअल एसडीवी जो अपना एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो अपने एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो अपने को वैल्यूएशन ऑफिसर का स्टैम्प ड्यूटी लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक्चुअल कंसिडरेशन
अगर वैल्यूएशन के ऑफिसर से ज्यादा है तो अपने को एक्चुअल कंसिडरेशन, अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम आए थे, ये नोट मैं लिख के पूरा अपलोड कर दूंगा पीडीएफ पूरा चैप्टर होने के बाद। तो अगर कोई भी पेमेंट है अगर वो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन हुआ है, चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस, कोई भी ऑनलाइन मोड के थ्रू पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन हुआ है तो अपने को एसडीवी डेट ऑफ एग्रीमेंट के लेने, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांसफर की अपने को एसडीवी कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद हम आए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अलग अलग केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेना है तो अपने को चेक करना पड़ेगा। कोई भी असेट 1/4/2001 से पहले परचेस करके रखी होंगी, 1/4/2001 से पहले परचेस करके रखी होगी तो अपने को खींच के लाना पड़ेगा 1/4/2001 का। अपने को वो असेट को, प्राइस को खींच के लाना पड़ेगा 2001 के वैल्यू तक और उसको अपने को चेक करना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी कोई भी एक्वायर्ड कर ली 1/4/2001 से पहले तो उसमें को उसको अपने को 1/4/2001 तक खींच के लाना पड़ेगा और उसका देखना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट जो अपन ने परचेस किया है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं चाहिए, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं चाहिए। तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचेयर लोअर लेना पड़ेगा और उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा और विचेयर इज हायर अपना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 1/4/2001 के बाद परचेस किए तो अपने को एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद में गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में सक्सेशन में कोई भी असेट ट्रांसफर हुई तो कॉस्ट टू प्रीवियस और अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में अमलगमेशन डीमर्जर की केस में भी जो अमलगमेटिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी उनका जो हाथ में कॉस्ट है वो अपना आ जाएगा। उसके बाद में शेयर्स अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आ जाएगा अगर 1/4/2001 के बाद परचेस किए, अगर 1/4/2001 के पहले परचेस किए होंगे तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विचेवर इज हायर लेना पड़ेगा 1/4/2001 का। उसके बाद में स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स तो अपने को ऑप्शन जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले लिया है तो अपने को एफएमबी लेना पड़ेगा 1/4/2001 का और 1/4/2001 के बाद इशू है तो अपने को नील कंसिडर करने पड़ेगा। पर बोनस शेयर्स 1/2/2018 के पहले परचेस करके रखा होगा, 1/2/2018 के पहले परचेस करके रखा होगा और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर दिया है जिसमें 112A अपना एप्लीकेबल हो जाएगा। 112A अपन फिर से पढ़ेंगे, वो भी सेक्शन 112 और 112A अपने दोनों सेक्शन बाकी तो वो भी पढ़ेंगे, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को लेना पड़ेगा। उसके बाद में इक्विटी शेयर्स जिधर भी अपने को 112A एप्लीकेबल हो जाएगा उसमें फिर से अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में राइट शेयर्स जो अमाउंट पेड की राइट एंटाइटल हुआ है तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा और वो अपन एग्जांपल से समझेंगे। अगर राइट का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका भी एक अच्छा एग्जांपल ले लेंगे अपन, ये भी आपको कवर हो जाएगा। और उसके बाद में राइट अगर कोई एंटाइटलमेंट के थ्रू अपन परचेस कर रहे हैं तो अपन जो पे कर रहे हैं कंपनी को और जो पे कर रहे हैं वो पर्सन को जिसने अपने को राइट दिया तो वो दोनों अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएंगे। उसमें जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट गुडविल ट्रेडमार्क तो अपने को नील कंसिडर करना पड़ेगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अगर परचेस किया होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना आ जाएगा। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ कन्वर्जन अपने को लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद हम आए थे जो भी लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड पहले परचेस करके रखी होंगे और बिल्डिंग बाद में अपन ने कंस्ट्रक्ट की तो अपने को लैंड को अलग कैपिटल एसेट ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग कैपिटल एसेट ट्रीट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने को कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आए थे जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे ऊपर निकाला अपन ने उस पर बस अपने को इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन मतलब आज की वैल्यू क्या होंगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की एज कंपेयर टू तब का रेट, तो इसका लिए अपन इंडेक्सेशन रेट यूज करेंगे तो इसके हिसाब से पूरा आ जाएगा। उसके बाद अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में और 1/4/2001 के बाद कोई भी एसेट ट्रांसफर हुआ है तो अपने दो आंसर आएंगे यहाँ पे अपने आ जाएंगी मंजुला शाह CIT वर्सेस मंजुला शाह जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है तो वहां पे अपने को इंडेक्सेशन के दो आंसर आ जाएंगे क्योंकि लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि फर्स्ट हेड असेसी का अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पे CIF फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट हेड असेसी
तो अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिला है तो मेरे को जिस दिन गिफ्ट मिला है उस दिन से अपने को कंसिडर करना पड़ेगा एज पर लॉ। पर सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह में क्या बोलते हैं कि जिस दिन प्रीवियस ओनर ने वो कॉस्ट इनकर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ है, उस दिन से अपने को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये फॉलोइंग असेट के लिए नहीं मिलेगा, उसमें आता है सेक्शन 112A। उसके बाद में स्लम सेल बॉन्ड डिबेंचर्स एक्सेप्ट अपना कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके बाद में मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या ऑलवेज अपना शॉर्ट टर्म आ जाएगा, तो इसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लम सेल होगा और डिप्रिसिबल असेट, ये भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48 क्या बोलता है कि कोई भी जो एनआरए नॉन रेसिडेंट है उन्होंने शेयर्स और शेयर्स डिवेंचर्स ट्रांसफर किए, तो उसके हिसाब उसमें अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अपन ने देखा था। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो अपन 1/4/2001 से पहले तो नील कंसिडर करेंगे, 1/4/2001 के बाद है तो अपने उसका भी इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आए थे कुछ एक्सेप्शंस, स्पेशल केसेस आए थे। ये स्पेशल केस में आया था कि जिस साल अपना कैपिटल गेन हुआ है उस साल अपन ऐसा हो सकता है कि उस साल अपना कैपिटल गेन पेबल ना हो। 23 स्पेशल केस में अपन ने एक पढ़ा था इंश्योरेंस रिसिप्ट। इंश्योरेंस रिसिप्ट में अगर कोई भी अपना डिप्रिसिएबल असेट वो कुछ फ्लड साइक्लोन की वजह से अपना उसका नुकसान हो गया और उसके वजह से अपने को इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिला, तो इंश्योरेंस का कंपनसेशन जो मिला है अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी अदर असेट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ सच रिसिप्ट। तो जिस दिन वो असेट मिला है वो फेयर मार्केट वैल्यू वो असेट के बदले जो डिस्ट्रॉय हो उस असेट के बदले कोई दूसरा असेट मिला होगा तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा था। अब हम बात कर रहे थे आज का मेन टॉपिक, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। तो देखो मैं हूँ, मेरे को टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज था। जब ये एक्ट नहीं था, जब ये कैपिटल अब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड पे जब तक टैक्सेबल नहीं होता था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अपना कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होने के बाद अपने का कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएंगे और पीजीबीपी इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होने के बाद अपने दो टैक्स आ रहे हैं, कैपिटल गेन भी आ रहा है, पीजीबीपी भी आ रहा है। तो ये जब नहीं था, ये प्रोविजन नहीं था, तब लोग क्या कर रहे थे, समझो मैंने क्या किया था, एक बिल्डिंग परचेज कर लिया, ये 2005 में परचेस कर लिया है बिल्डिंग। अब 2023-24 में मैंने ये बिल्डिंग है ना स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया और मैं बिल्डर बन गया। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी और ये जो बिल्डिंग है मैंने मेरे स्टॉक में कन्वर्ट कर दी। अब ये समझो 10 लाख में ली होंगी, तब ये बिल्डिंग 10 लाख में ली होंगी ये बिल्डिंग। अब मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे समझो ये बिल्डिंग मैंने अब 1 करोड़ में बेच दी और जिस दिन ये कन्वर्ट की स्टॉक इन ट्रेड में ये कन्वर्ट करके बेच दी मैंने, तो उस दिन समझो मेरा 50 लाख का मेरा एफएमवी था, 50 लाख का मेरा फेयर मार्केट वैल्यू था। तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि मैंने 1 करोड़ में असेट बेचा है, पर अगर मैं ये परचेस करता था तो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कितना आता था, मेरा परचेस कॉस्ट कितना आता था, 50 लाख। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ में तो असेट बेच रहा हूँ, उसमें से मैं जो मैंने परचेस करता था, अगर मार्केट से मैं ये बिल्डिंग परचेस करता था तो मेरा 50 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चला जाता था, 50 लाख मेरा परचेस कॉस्ट चला जाता था। ये स्टॉक को मेरा परचेस के लिए 50 लाख रुपए चला जाता था और मैं 50 लाख के ऊपर मैं अपना पीजीबीपी इनकम दिखा देता था और जो ये कैपिटल गेन है वो अवॉइड कर देता था पूरा। ये जो मेरा कैपिटल गेन है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल गेन कब अराइज होता है, अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर किया और उसका एक्सेप्शन था स्टॉक इन ट्रेड, तो मैंने स्टॉक बेचा तो यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज नहीं हो रहा है। मैंने अगर स्टॉक बेचा तो यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन अराइज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग मेरा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और स्टॉक इन ट्रेड करके वो बिल्डिंग बेच दे रहा हूँ। तो मैं कैपिटल गेन जो है वो मैं पूरा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोग ऐसे फालतू धंधे कर रहे हैं और टैक्स बचाने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं,
ये अपन भी करेंगे। अब सीए होने के बाद भी अपने को लोगों की टैक्स भी बचाना है, अच्छे तरीके से टैक्स बचाना है, कोई भी झोल झमेला नहीं करना है। जहाँ भी अपने को लगा कि इनकम टैक्स में कहीं भी लूप होल है वहाँ पे पूरा बचाने की कोशिश करनी है। या अपने बीच की बात है, कहीं भी बाहर में जाके मत बोलना कि हम टैक्स बचाते हैं, इसके पैसे चार्ज करने वाले अपन लोगों से। तो देखो, जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया और स्टॉक इन ट्रेड मैंने बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन यहाँ पे अवॉइड हो रहा है पूरा, और मेरा पीजीबीपी इनकम है, ये जो मेरा पीजीबीपी इनकम है, तो उसके मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उस पर मैं नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर कैपिटल असेट पे होता तो टैक्स रेट अलग आता, ये स्पेशल रेट में आ जाता था कैपिटल गेन, पर यहाँ पे मैं नॉर्मल रेट से अपन टैक्स पे कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहा हूँ, और कैपिटल गेन मैं पूरा अवॉइड कर रहा हूँ। कैपिटल गेन का टैक्स भी अवॉइड कर रहा हूँ, कैपिटल गेन अराइज होने से भी मैं पूरा अवॉइड कर रहा हूँ वो पूरा प्रोविजन। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोग अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, और गवर्नमेंट ने फिर अपना एक प्रोविजन डाल दिया, कैपिटल असेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल असेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जिस साल तुमने वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा, जिस साल वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा, उस साल आपको 2 टैक्स लग जाएंगे। एक तो आ जाएगा अपना कैपिटल गेन और दूसरा आ जाएगा अपना पीजीबीपी इनकम। तो कैपिटल गेन क्यों अराइज होगा? क्योंकि अपन ने कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा और स्टॉक इन ट्रेड बेचा, तो स्टॉक इन ट्रेड बेचने के बाद तो अपना पीजीबीपी इनकम तो आना ही था। पर कैपिटल गेन क्यों आएगा? कि कैपिटल असेट आपने कन्वर्ट कर दिया और वो बेचा है स्टॉक इन ट्रेड, आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और स्टॉक इन ट्रेड आप बेच रहे हो। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू अगर कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो तेरे को कैपिटल गेन का भी टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ पीजीबीपी इनकम भी तेरा अराइज होगा, कैपिटल गेन भी अराइज होगा और पीजीबीपी इनकम भी अराइज होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला तो कैपिटल गेन को तो अपने को वैसे ही कैलकुलेट करना है, पूरा कैपिटल गेन तो अपने को वैसे ही कैलकुलेट करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। तो अब यहाँ पे समझो मैंने ये 2023 में मैंने कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने ये जो बिल्डिंग है ये 2005 में परचेस की थी, मैंने 2018 में ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी, मैंने 2018 में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी, और 2023-24 में मैंने ये बेच दी, 2023-24 में मैंने ये सोल्ड कर दी, ये बिल्डिंग सोल्ड कर दी। अब अगर नॉर्मल कैपिटल गेन अराइज होता, तो नॉर्मल कैपिटल गेन कब अराइज होता? 2018 में। नॉर्मल कैपिटल गेन कब अराइज होता? 2018 में। क्योंकि मैं अगर ये बेच देता, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट ना करके मैंने ये एसेट बेच दिया होता, तो नॉर्मली जो है मेरा कैपिटल गेन 2018 में अराइज होता। यहाँ अगर मैं सोल्ड कर देता तो पर यहाँ पे मैंने सोल्ड किया था क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने सोल्ड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है स्टॉक में। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को है जो 2018 तक ही मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2018 तक ही मिलेगा। तूने अभी सोल्ड किया, अभी 2018 में तूने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया ना, वो 2018 में तूने स्टॉक बोल दिया ना, उसे स्टॉक इन ट्रेड बन गया तेरा, तो काय का इंडेक्सेशन मिलेगा? परचेस में जो भी तूने गुड्स अपने दुकान में परचेस किए रखे होंगे, तो उसके पे क्या इंडेक्सेशन लगाते हो क्या? नहीं ना, परचेस कॉस्ट और सेल कॉस्ट उतना ही कंसिडर करते अपन। तो जिस दिन अपना कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ, उस दिन तक अपने को इसका इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा, इंडेक्सेशन उस दिन तक लेने के बाद अपना कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके ऊपर कोई भी इंडेक्सेशन नहीं लेने का, अब वो अपना स्टॉक बन गया। अब स्टॉक जिस दिन अपन ने बेचा उस दिन का अपने को प्राइस लेना पड़ेगा, और जिस दिन अपन ने ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन का अपना फेयर मार्केट वैल्यू, अपना परचेस प्राइस बन जाएगा। अगर ये मैंने मार्केट से परचेस किया होता, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू मेरा परचेस प्राइस बन जाएगा, और सेल में से मैं परचेस प्राइस लेस कर दूंगा, अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा, ये अपना पीजीबीपी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। और जो अपना कैपिटल गेन आएगा, वो स्पेशल रेट से अपनी कैपिटल गेन के हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोल दो ना, समझ में आया क्या? तो देखो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो अपने को यहाँ पे दोनों इनकम अराइज होंगे, तो कैपिटल गेन भी अराइज होगा और पीजीबीपी इनकम भी अराइज होगा। तो कैपिटल गेन में अपन कैलकुलेशन नॉर्मल के हिसाब से ही करेंगे। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को लेना पड़ेगा, तो वो कौन सा आएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया है, जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया है। अगर ये असेट में 2018 में बेच देता, अगर मैं असेट 2018 में बेच देता तो फेयर मार्केट वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाता था। फेयर मार्केट वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाता था, मतलब मैं फेयर मार्केट वैल्यू पे बेच रहा हूँ, उस हिसाब से अगर कंसिडर किए तो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाता था। तो ठीक है ना, उतना ही लेना तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद वो स्टॉक इन ट्रेड बन गया, तो उसके बाद में तो वो एज अ गुड कंसिडर करेंगे, एज अ गुड्स, तेरे दुकान के जो गुड्स है वो कंसिडर करेंगे वो प्रोडक्ट को। पर जिस दिन तू कन्वर्ट करता है, जिस दिन तू कन्वर्ट कर रहा है उस दिन तक वो तेरा कैपिटल एसेट हुआ, और जिस दिन तूने कन्वर्ट कर लिया उस दिन का तू फेयर मार्केट वैल्यू तेरा परचेज कॉस्ट बन जाएगा। जिस दिन तू वो कन्वर्ट कर देगा उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू तेरा परचेज प्राइस बन जाएगा, और यही परचेज प्राइस तू यहाँ से माइनस कर देगा, यही परचेज प्राइस है ना तू यहाँ से माइनस कर देगा। अब देखो 2023 में मैंने ये बेचा होगा, जो बिल्डिंग मैंने बेचा होगा, और 2018 का जो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो मेरा परचेस प्राइस बन गया, वो मेरा परचेस प्राइस बन गया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा पीजीबीपी इनकम, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पीजीबीपी इनकम, अपना पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएंगे, अपना पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को एक्सपेंसेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर माइनस कर देंगे, ये तो नॉर्मल पॉइंट हो जाएगा। अगर कुछ रहा एक्सपेंसेस तो अपने को यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद में अपना आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। इसके बाद में अपने को शॉर्ट टर्म रहा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म रहा अपना से तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब मैंने 2018 में ये एग्जाम्पल में 2018 में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, 2018 में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो मेरा इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मेरे को 2018 तक मिलेगा, 2018 तक मिलेगा। तो देखो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन, अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन 2018 तक मैंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया। उसके बाद में उसका स्टॉक इन ट्रेड का रूप धारण कर लेगा, और स्टॉक इन ट्रेड का रूप धारण करने के बाद उसके कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। तो देखो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने को लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद में एक्सपेंसेस माइनस कर देने के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना पड़ेगा। पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को कब तक लेना है? जिस साल में वो कन्वर्ट हुआ है, जिस साल वो कन्वर्ट हुआ है उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आएगा? और अपना आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो अपना टैक्सेबल हो जाएगा। देखो फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो जिस साल तक अपन ने वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब 2000, ये एग्जांपल में अपन 2018 ले रहे हैं, 2005 में मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके रखा हूँ, 2018 में मैंने स्टॉक ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, तो 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट का फेयर मार्केट वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे को जिस साल मैंने कन्वर्ट किया उसी साल तक मेरा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड पे कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो अपना फेयर मार्केट वैल्यू अपना आ जाएगा, ये परचेस प्राइस आ जाएगा अपना, और फुल वैल्यू जिस दिन अपन ने वो बेचा है, सेल प्राइस जिस दिन सेल किए ये प्रोडक्ट, जिस दिन अपन ने बेच दिया है उस दिन का अपना सेल वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो अपना परचेस प्राइस है वो अपन ने माइनस कर दिया, तो अपना आ जाएगा पीजीबीपी इनकम। अब यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने कि बहुत कैपिटल गेन और पीजीबीपी अर्निंग्स होगा जिस साल वो अपन स्टॉक सोल्ड कर रहे हैं, जिस साल ये स्टॉक इन ट्रेड अपना सोल्ड हुआ है, जिस साल अपना ये स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हुआ है। क्योंकि भाई अगर मैंने इस साल मैंने टैक्सेबिलिटी, अगर मैंने गवर्नमेंट ने अगर जिस साल मतलब 2018 में मैंने एग्जाम्पल में अगर 2018 में अगर टैक्स बोल देते हो, अब ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग पे मैंने 10 लाख की परचेज की और 2018 में समझो ये हिसाब से अगर कैलकुलेट करते अपन, ये पूरा ये हिसाब से कैलकुलेट करते और ये आ जाता मेरा 80 लाख,
ये आ जाता मेरा 80 लाख। तो 80 लाख मेरे पास कैश तो होना ना भाई, मैं उसके टैक्स कैसे पे करूंगा? अगर ये हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल मैंने कन्वर्ट किया, अब मैंने कन्वर्ट करके रखा और बेचूंगा 2-3 साल बाद, ऐसा हुआ पैटर्न। अब 2018 में समझो कोई भी असेट है 2008 में मैंने परचेस किया होगा, समझो 2018 में मैंने परचेस किया होगा, 2023-24 में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको स्टॉक इन ट्रेड में, और आप ये बोलेंगे ये साल कन्वर्ट हो गया, ये साल कन्वर्ट हो गया है, तो इसके कैपिटल गेन टैक्स ले लो, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ले लो, और पीजीपीपी इनकम जिस साल अराइज होगा उस साल उसका टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। पर ये साल मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, अब मेरी 10 करोड़ की बिल्डिंग हो गई यहाँ पे, और मेरा कैपिटल गेन आ गया, समझो यहाँ पे 5 करोड़ का मेरा समझो कैपिटल गेन आ गया, 5 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन आ जाए, उसके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा, उसके ऊपर टैक्स पे करने पे मेरे पास कैश तो होना भाई, मेरे पास कैश ही नहीं है, तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगा गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही, जिस साल तूने ये असेट बेचा, उस साल तेरे को दोनों टैक्स पे करने हैं, मतलब 2023-24 में, ये एग्जाम्पल में मैंने 23-24 में ये एसेट सोल्ड कर दिया, तो 2018 तक जो भी मेरा कैपिटल गेन आया, 2018 तक जो भी मेरा कैपिटल गेन आया, उसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, और पीजीबीपी इनकम जो भी अरेज होगा इस साल, उसके ऊपर भी मेरे को उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट से मेरा पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो जिस साल मैं ये बेच रहा हूँ, उस साल मेरा कैपिटल गेन भी टैक्सेबल आ जाएगा, पीजीबीपी इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। पर जो कैपिटल गेन आया है उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू, जिस साल वो कन्वर्ट हुआ है उसी दिन तक अपने को लेना पड़ेगा, और जिस साल बेचा है उस दिन अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया लॉजिक कि क्यों जिस साल अपने को बेचा है, जिस साल वो कैपिटल ऐसे ट्रांसफर हुआ है, पीजीबीपी इनकम अरेंज हो रहा है, उस साल उसका दोनों के ऊपर टैक्स पे क्यों करना है? क्योंकि अपने पास जिस साल कन्वर्ट हुआ होगा उस साल अपने पास कैश नहीं होगा, उस साल अपन टैक्स नहीं पे कर सकते, अपना कैपिटल गेन अराइज भी हुआ तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर सकते। तो जिस साल ये एसेट ट्रांसफर हो गया है, बेच दिया है, फाइनल सेटलमेंट हो गया है, उस साल अपना कैपिटल गेन भी अराइज होगा और पीजीपीपी इनकम भी अराइज होगा। अगर आप बोलोगे कि ये प्रोपोर्शनेट अगर ट्रांसफर हुआ है, ये एसेट जो है प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर हुआ है, तो अपना कैपिटल गेन तो पूरा आ जाएगा। कैपिटल गेन अगर यहाँ पे पूरा आ जाएगा, समझो ये जो मेरा कैपिटल गेन है, ये समझो मेरा 10 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया यहाँ पे, 10 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया यहाँ पे, तो 10 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया और मेरा पार्ट मतलब प्रोपोर्शनेट सोल्ड हुआ है। मतलब समझो ये कोई, समझो मेरे पास 3-4 घर थे ऐसे, ये 3-4 घर थे और 4 घर में से मैंने ये 2018 में इनको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। 2018 तक मेरा इंडेक्सेशन का बेनिफिट आएगा, 2018 तक मेरा फुल वैल्यू कंसेशन मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। और 2023-24 में मैंने ये ना 2 बंगलो बेच दिए, मेरे 2 रो हाउस मैंने बेच दिए। तो ये 2 रो हाउस अब तक मेरे पास ही पड़े, पर ये 2 बेच दिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये 2 बेच दी ना तो उसके ऊपर तू टैक्स पे कर दे। अब ये 10 लाख रुपए मेरा टैक्स आया, अगर 10 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन आया तो मेरा 50% यहाँ पे मेरे को 50% का मेरे को कैपिटल गेन अभी पे करना पड़ेगा और 50% में बाद में पे करूंगा। अब यहाँ पे पीजीबीपी इनकम में फेयर मार्केट वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे अपने को हाफ लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को 50% ही लेना पड़ेगा कि अपन ने 50% ही पोर्शन अपने बेचा है, 50% ही अपन ने जो प्रोपोर्शनेट है वो 50% ही बेचा है। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू में अपने को 50% लेना पड़ेगा, तो अपना पीजीबीपी इनकम भी अपना 50% का ही आ जाएगा। अब जब ये 2 रो हाउस है जिस साल बेचेंगे उस दिन अपना पीजीबीपी इनकम पूरा आ जाएगा, मतलब 50% अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू 50% आ जाएगा, क्योंकि 50% ऑलरेडी बेच दिया, 50% अभी बेच रहे, तो अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। और जो भी कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज हो रहा है, 50% जो पेंडिंग था उसका टैक्स अपने को इस साल पे करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैक्सिमम अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कंसेप्ट है। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा लेना और इंडेक्सेशन अपने को कहाँ तक लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और इंडेक्सेशन भी अपने को ईयर ऑफ कन्वर्जन तक ही अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, ईयर ऑफ कन्वर्जन तक ही अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है।
अब ईयर ऑफ कन्वर्जन तो बेनिफिट मतलब अगर 2018 मतलब COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा 2018 तक, वो एग्जांपल में आपने 2018 तक बेनिफिट इसका CII लेना पड़ेगा अपने को, और ये 2005 में अगर परचेस किया है तो 2005 का CII अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन ईयर ऑफ कन्वर्जन तक अपने को बेनिफिट लेना है। तो 2018 में ये कन्वर्ट हो गया, 2018 में ये कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर अपना आ जाएगा 2018 का CII, नीचे अपना आ जाएगा जिस साल अपन ने परचेस किया है उस साल का CII। अगर ये साल अपन सोल्ड कर देते नॉर्मल केस में तो अपना ये 2023-24 का अपन CII लेते थे, 2023-24 का CII अपन यहाँ पे कंसिडर करते थे, जो 348 है ना वो CII यहाँ पे आ जाता था। पर 2018 में अपन ने ये CII ये कन्वर्ट किया, तो 2018 तक ही अपने को CII यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया अपना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा कंसेप्ट था, बहुत चालाक हो रहे थे लोग, तो उसकी वजह से प्रोविजन लाना पड़ा, टैक्स अवॉइड ना करें। देखो ये हो गया अपना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जिस साल अपन ट्रांसफर कर देंगे उस साल अपन कैपिटल गेन भी अराइज होगा और PGPP इनकम भी अराइज होगा। और अगर प्रोपोर्शनेट सोल्ड किया है तो प्रोपोर्शनेट पे ऊपर की अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर कोई भी लैंड कंपल्सरी एक्वायर होगी, अगर कोई भी लैंड कंपल्सरी एक्वायर होगी, अब ये मेरी ये रोड जा रहा है, ये रोड है, ये रोड है, रोड के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, ये रोड बना लेते हैं अपने एक मस्त। देखो ये रोड है, रोड के बाजू में मेरी एक मस्त लैंड, मस्त खेती वाली लैंड, एकदम हरी हरी, ये अपनी लैंड है। रोड टच लैंड है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही, उनको रोड बढ़ाना है, उनको ये ऐसे मस्त रोड बढ़ाना है, यहाँ पे दोनों साइड से रोड बढ़ाना है। तो अपनी ये जो जमीन है, ये जो लैंड है वो कंपलसरी एक्वायर कर रहे, कंपलसरी एक्वायर कर रहे, बहुत पैसा मिलता है, मेरे कुछ रिलेटिव को मिला है, बहुत पैसा मिलता है। तो देखो ये जो कन्वर्ट हुआ, ये जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, तो कंपलसरी एक्विजिशन, जो कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी एक्ट जो होता है वो अपना कैपिटल असेट का ट्रांसफर ट्रीट करते हैं उसे, और अपना उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज होता है। ऊपर अपन ने पढ़ा था जो भी अपन ट्रांसफर कंसिडर करते हैं, किस किस चीज़ों को अपन ट्रांसफर बोलेंगे, किस किस चीज़ों को अपन ट्रांसफर बोलेंगे, उसमें अपना एक था कि जो अपना कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है उसको भी अपन ट्रांसफर कंसिडर करते हैं, उसको भी अपन ट्रांसफर कंसिडर करते हैं। और अपने अगर वो ट्रांसफर हो गया तो अपने को उसका कैपिटल गेन भी आएगा, और कैपिटल गेन के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी लैंड है वो कंपलसरी एक्वायर हो गई, कंपलसरी एक्वायर हो गई, कंपलसरी एक्वायर हो गई, तो उसके ऊपर अपने को कैपिटल गेन अराइज होगा, उसके ऊपर अपने को कैपिटल गेन अराइज होगा, और अपने को कैपिटल गेन के टैक्स पे करने पड़ेंगे। अब क्या होता है, अब ये जो है, ये जो लैंड है, अब समझो ये 2019 में उन्होंने ये लिया है, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे अपन उनका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। अब 2019 के बाद, 2019 में पैसे मिलने से रहे अपने को, गवर्नमेंट के पैसे बाद में मिलते हैं, तो समझो 2023 में अपने को पैसे मिले, 2023 में अपने को पैसे मिले, तो जिस साल अपने को पैसे मिलेंगे, जिस साल अपने को पैसे मिलेंगे उस साल अपना ये टैक्सेबल हो जाएगा। जिस साल अपने को पैसे मिलेंगे मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस साल अपने को मिला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस साल अपने को मिला उस साल पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब समझो ये 10 करोड़ में ली गवर्नमेंट ने, ये जमीन समझो 10 करोड़ में ली, और मेरे को 23-24 में अगर 2 करोड़ भी मिला, 23-24 में मेरे को 2 करोड़ भी मिला, तो मेरे को 10 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे को 10 करोड़ के ऊपर पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे को 10 करोड़ के ऊपर पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या ये पॉइंट? जिस साल में मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, जिस साल में मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल मेरा पूरा होल अमाउंट इज टैक्सेबल इवन इफ पार्ट अमाउंट इज रिसीव्ड।
अगर मेरे को पार्ट पेमेंट भी मिला तो मेरे को पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी, पूरा पूरा टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर मेरे को पार्ट पेमेंट भी मिला है तो जिस साल मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला 2019 में उन्होंने एक्विजिशन कर लिया और 2023 में मेरे को पैसे मिले, तो 2023 में मेरे को पूरे के पूरे अमाउंट पे मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा ये पॉइंट कंपलसरी एक्विजिशन में। तो देखो अपने को यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया, जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि अगर हम ये जो लैंड है यहाँ पे अपन 10 करोड़ रुपए देंगे तो 10 करोड़ रुपए मेरा यहाँ पे आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कोई भी चार्जेस लगे, लीगल चार्जेस वगैरह रहे, उसके बाद में अपन आ जाएंगे नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो अपना सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर अपन कन्वर्ट कर रहे थे, कन्वर्जन के डेट अपन इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2019 में ही मेरा कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, तो जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हो गया उसी साल तक मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, उसी साल तक मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे 2019 तक मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। हाँ मेरे को पता है 2023 में मेरे को पैसा मिला है, 2023 में मेरे को पार्ट पेमेंट भी रिसीव हुआ, तो मेरे को फुल अमाउंट पे मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, फुल टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी। तो 2019 तक ही मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि आपका जो लैंड है वो हम कंपलसरी एक्वायर कर रहे हैं। कंपलसरी एक्वायर करने के बाद 2023 में मेरे को पैसा मिला, 2023 में मेरे को पैसा मिला, तो 2023 में मेरे को फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो। पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट है जो मेरे को मिलेगा 2019 तक, 2019 तक ही मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जिस साल वो कंपलसरी एक्वायर हुआ है, उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने के बाद अपन उसका कैपिटल गेन निकालेंगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आएगा वो अथॉरिटी ने जो डिसाइड कर रहे हैं वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो। पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जिस साल उन्होंने कंपलसरी एक्वायर किया, पैसे अपने को बाद में मिले, तो पैसे जिस साल मिल गए उस साल अपना टैक्सेबिलिटी अराइज होगा। पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जिस साल उन्होंने कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, जिस साल उन्होंने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया। अब ऐसा भी होता है बहुत सारे केस में कि वो लैंड एक्वायर कर लेते, उसमें से वो रास्ता भी बन जाता, रास्ता चालू हो जाता, रोड पे उसका मस्त ट्रैवलिंग है, लोगों का आना जाना चालू हो जाता है, तभी भी उनको पैसे नहीं मिलते। तो जिस साल उसके पैसे मिले उस साल उनका कंपलसरी एक्विजिशन का पूरा इंडेक्सेशन तो अपने को जिस साल कन्वर्ट हुआ उस साल तक मिलेगा। पर जो टैक्सेबिलिटी है, जिस साल उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, एक साल 1 रुपया भी मिलेगा तो पूरा उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस साल उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल उनका पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी अरेंज हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आएगा। अब बात करते, देखो अब 2019 तक समझो ये जो लैंड है, अब एग्जांपल लेते हैं अपन, ये जो लैंड है ये उन्होंने क्या कर लिया, ये जो लैंड है उन्होंने 2010 में एक्वायर कर लिया। कंपलसरी एक्विजिशन 2010 में हो, कंपलसरी एक्विजिशन 2010 में होने के बाद 2023 में मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मेरे को 2010 को मिलेगा, कैपिटल गेन मेरा 2023 में अराइज होगा। यहाँ पे फुल अपना वैल्यू पूरा का पूरा अपने को टैक्सेबिलिटी 2023 में अराइज होगा। पर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा गवर्नमेंट को कि भाई तू 2010 में मेरा लैंड एक्विजिशन कर लिया पूरा का पूरा, और तू तब के हिसाब से मेरे को समझो 5 लाख रुपए मिल रहे होंगे, समझो 5 लाख नहीं, समझो 50 लाख रुपए मिल रहे होंगे, 50 लाख रुपए 2010 के तो अब भी पे कर रहा है मेरे को, तू अब भी पे कर रहा है मेरे को। हम कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन लगाते, भाई मैंने 2010 में कोई लैंड परचेस किया होगा और 2023 में 2023 क्या बोल रहे हैं तू कब से, 2023 में अगर मैं 23-24 में वो लैंड बेच दिया तो हम इंडेक्सेशन लगाते थे भाई कि 2010 में इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना है, तो इंडेक्सेशन से अब भी का 2023-24 का इंडेक्सेशन इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा, इंडेक्स
कॉस्ट बना लेते थे अपन उसका। तो तू 2010 के जो 50 लाख रुपए तू 2023 में दे रहा है मेरे को, तो कुछ शर्म कर, गवर्नमेंट वालों कुछ शर्म करो और मेरे को ज्यादा पैसे बढ़ा के दो। 2010 का तू अमाउंट ले रहा है 50 लाख और तू 2023 में मेरे को पैसे दे रहा है। हम कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन लगाते थे, पर तू 50 लाख बिना इंडेक्सेशन के तू 2023 में दे रहा है। तो कुछ तो शर्म करो गवर्नमेंट वालों, हमारा पूरा का लैंड एक्वायर कर लिया और 2010 के 50 लाख रुपए तुम 2023 में दे रहे। तो हम जो लैंड का ओनर है यहाँ पे उसको मिलता है इनहांस कंपनसेशन। इनहांस कंपनसेशन मिलता है कि ये जो लैंड ये बहुत पुरानी साल में एक्वायर हो गई और उनका कंपनसेशन बहुत लेट मिला उनको। तो जो लैंड ओनर है वो बोलते हैं हमको पैसा बढ़ा के दो, जो 50 लाख तो वो मिलेंगे और उसके साथ साथ समझो 10 लाख रुपए और मिलेंगे, 10 लाख रुपए और मिलेंगे। तो ये होता है इनहांस कंपनसेशन, ये होता है इनहांस कंपनसेशन। अब इसके लिए सारे जो लैंड ओनर है कोर्ट में जाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस अलग होता है कि कोर्ट में जाओ कि गवर्नमेंट को पैसा बढ़ा के दो, कितना बढ़ा के दो, क्या बढ़ा के दो, वो अपने सिलेबस में नहीं, तो अपन उसके डिमांड में लगेंगे। पर अपने को इनहांस कंपनसेशन मिला। तो जिस साल अपने को इनहांस कंपनसेशन मिला उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनिशियल कंपनसेशन जो जिस साल मिला उस साल पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पर इनहांस कंपनसेशन जो है जिस साल मिला उस साल ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोनों सेम, जिस साल अपने को रिसीव हुआ उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। अब 2023-24 में अगर फुल वैल्यू इनिशियल कंपनसेशन का फुल कंसिडरेशन अपने को मिला 2023-24 में, पर इनहांस कंपनसेशन अगर 24-25 में मिला तो इनहांस कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी 24-25 में अराइज होगा और इनिशियल कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी 2023-24 में अराइज होगा। तो यहाँ पे अगर 2023-24 में अगर इनिशियल कंपनसेशन मिला तो उसका ही टैक्सेबिलिटी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। इनहांस कंपनसेशन अगर अगले साल मिला तो इनहांस कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी अगले साल अराइज होगा। इनहांस कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी अगले साल अराइज होगा। तो देखो यहाँ पे इनहांस कंपनसेशन मिला, इनहांस कंपनसेशन में एक्सपेंस लगेंगे, लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ आएगा? क्या कोई लैंड अपन ने परचेज किया है क्या? नहीं। कोई लैंड अपन सेल कर रहे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या नोट लिखा है, नोट सेल ऑफ, चलो यहाँ पे जो नोट है वो मैं एक बार देख लेता हूँ मैं क्या लिखा था। थोड़ा एरर आ रहा है ये सॉफ्टवेयर को, तो ये मैं एक बार देख के आपको बताऊंगा। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनहांस कंपनसेशन का जो है, इनहांस कंपनसेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, जो लिटिगेशन एक्सपेंस है वो माइनस होंगे। पर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा रही, कोई भी लैंड एक्वायर हो रही है, पर वो लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर लिए उन्होंने, उसका बस इनहांस कंपनसेशन मिल रहा है अपने को। तो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल नहीं हो रही, कोई भी लैंड बिल्डिंग कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बस जो इनहांस कंपनसेशन है वो अपन रिसीव कर रहे हैं। ट्रांसफर तो इनिशियल कंपनसेशन में आ गया भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे इनिशियल कंपनसेशन में आ जाएगा, पर इनहांस कंपनसेशन बस अपना अमाउंट बढ़ा के आ रहा है। इनहांस कंपनसेशन अपना अमाउंट बस बढ़ा के आ रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है, कोई भी लैंड एक्वायर हो गई है ऑलरेडी, उसके ऊपर बस अपने को पैसा बढ़ा के मिल रहा है। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी अमाउंट मिली वो आएगा, उसमें से नेट सेल कंसिडरेशन अपन माइनस कर एक्सपेंसेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। अब ये जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म। तो इनिशियल कंपनसेशन अपना लॉन्ग टर्म रहा, तो इनहांस कंपनसेशन भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इनिशियल कंपनसेशन अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, तो इनहांस कंपनसेशन भी अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या होता है कंपल्सरी एक्विजिशन कंपनसेशन? तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनिशियल कंसिडरेशन, अपने को इनिशियल कंपनसेशन जो मिल रहा है, इनिशियल कंपनसेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लाना पड़ेगा। जो भी अथॉरिटी ने डिसाइड किया है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएंगे, उसमें से अपन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। उसके बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन माइनस कर देंगे। पर जिस साल वो कंपल्सरी एक्वायर हुआ है, जिस साल वो कंपल्सरी एक्वायर हुआ है उसी साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, उसी साल तक अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और अपने को अगर पार्ट पेमेंट भी रिसीव हुआ है, जिस साल अपने को इनिशियल कंपनसेशन का
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, जिस साल अपने को इनिशियल कंपनसेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, उस साल अपना पूरा टैक्सेबिलिटी आ जाएगा, उस साल अपने को पूरा कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा और उसका पूरा टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा। अगर कंपलसरी एक्वायर 2019 में हुए, अपने एग्जांपल में 2019 में वो लैंड कंपलसरी एक्वायर हुई थी, पर अपने को 2023 में उसके पैसे मिले थे, तो 2023 में अपने को कैपिटल गेन अराइज होगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2019 तक ही मिलेगा। इसके बाद इनहांस कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन लेट मिल रहा है तो गवर्नमेंट वाले कंपनसेशन बढ़ा के देते, तो उसमें आ जाएगा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, अपना इनहांस कंपनसेशन आ जाएगा। तो इनहांस कंपनसेशन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी अपने को अमाउंट मिला है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएंगे। उसमें हमें एक्सपेंस अपन माइनस करेंगे, यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑलरेडी कंपलसरी एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे बस अपने को इनहांस मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अभी जो इनहांस कंपनसेशन का नेचर है वो कौन सा आएगा, कैपिटल गेन का, जो अपना इनिशियल कंपनसेशन का नेचर है, अगर लॉन्ग टर्म रहा तो इनहांस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म आएगा, इनिशियल कंपनसेशन अपना शॉर्ट टर्म है तो इनहांस कंपनसेशन भी अपना शॉर्ट टर्म आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये हो गया अपना कंपलसरी एक्विजिशन। तो देखो फर्स्ट अमाउंट जब भी रिसीव हुई तब अपना आ जाएगा टैक्सेबिलिटी, अगर पार्ट अमाउंट भी रिसीव हुई तो फुल्ली अपने को टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद इनहांस कंपनसेशन, जिस साल मिला है उस साल अपने को इनहांस कंपनसेशन की टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी। उसके बाद में एनी इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेट कंपनसेशन, अपने को IFOS में अपने को टैक्सेबल हो जाएगा वो इंटरेस्ट जो मिल रहा है अपन पढ़ेंगे जब IFRS पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज में एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन। तो लेट कंपनसेशन मिलने के बाद इंटरेस्ट जो मिल रहा है इंटरेस्ट है यहाँ पे इनिशियल कंपनसेशन और इनहांस कंपनसेशन है, यहाँ पे इंटरेस्ट अपना IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटरेस्ट IFOS में टैक्सेबल हो जाने के बाद उसके ऊपर 50% डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अब इंटरेस्ट जो मिल रहा है तो यहाँ पे देखो इनहांस कंपनसेशन में यहाँ पे अपन एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लेट कंपनसेशन मिल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो अपन यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे अपन 50% का डिडक्शन लगा देंगे, और अपना IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपना टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट इनिशियल कंपनसेशन, इनहांस कंपनसेशन अपना कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। पर इंटरेस्ट अगर मिला है ये अमाउंट पे, अगर इंटरेस्ट मिला है तो अपना अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 50% का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा फुल्ली, और उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। एक्सपेंसेस यहाँ पे कैसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड है, तो IFRS में अपने को कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, अपने को 50% डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा वहाँ पे, और अपन IFRS में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल कर देंगे। ये आपका हो गया कंपनसेशन कंपलसरी एक्विजिशन का, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो अपने हो गए स्टॉक इन ट्रेड का हो गया, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गए, और कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, तो उसके ऊपर का कंपनसेशन टैक्सेबिलिटी कैसी होगी कंपनसेशन की, वो भी अपना यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं लिक्विडेशन। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो तो लिक्विडेशन के वक्त कंपनी असेट ट्रांसफर कर देंगी, समझो कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी लेने का बोलो, समझो टाटा। लिक्विडेट तो नहीं होंगी पर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं टाटा। अगर समझो टाटा का कोई यूनिट है समझो टाटा सॉल्ट, उसका वही लिक्विडेशन हो गया, समझो लिक्विडेशन हो गया। तो लिक्विडेशन के वक्त जो शेयर होल्डर जो है उनको पैसे देने पड़ेंगे लिक्विडेशन के,
पैसे देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि पूरी कंपनी लिक्विडेट हो गई। आपने अगर अकाउंट्स में पढ़ा होगा लिक्विडेशन, तो देखो अपन वहाँ पे पढ़ते थे कि लिक्विडेशन का जो फीस है वो पहले पे कर देनी है, उसके बाद में डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर के उनके पैसे देने के, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होंगे, कोई एक्सटर्नल क्रेडिटर होगा उनके पैसे देने के, बाद में डिवेंचर होल्डर के पैसे देने के, उनका इंटरेस्ट देने का, बाद में प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जो कोई भी इंटरेस्ट है वो पेड करेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स जो बचे वो आखिरी मालिक बचे कंपनी के, तो वो पूरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी वो बेयर करेंगे। तो इक्विटी शेयर ओनर होते हैं इनडायरेक्टली कंपनी के। तो जो भी शेयर होल्डर को पैसे मिल रहे, लिक्विडेशन के वक्त जो भी शेयर होल्डर को पैसे मिल रहे लिक्विडेशन के वक्त, तो वो भी अपना कैपिटल गेन में आ जाएगा, लिक्विडेशन के वक्त कोई भी असेट ट्रांसफर हुआ है, क्या बोला मैंने, लिक्विडेशन के वक्त कोई भी असेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर हुआ है, अब जो अकाउंट्स में पड़ा था वो यहाँ पे घुसाओ मत जबरदस्ती, क्योंकि वहाँ पे पूरा लिक्विडेटर आता है, वो अपॉइंट होता है, वो पूरे एसेट बेच देता है और उसके बाद वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं उसने। मैं कोई शेयर होल्डर हूँ टाटा कंपनी का, और मैंने बोला तुम्हारे पास 50 एप्पल के मोबाइल पड़े हुए हैं, तो मेरे को सारे के सारे 50 एप्पल के मोबाइल दे दो, तो कंपनी वाले दे देंगे, क्योंकि उनको वो 50 एप्पल के मोबाइल बेचने का खर्चा लगेगा, तो वो उनको बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट एप्पल का मोबाइल लेंगे और मेरे हाथ में थमा देंगे कि चल निकल, अब तेरा सेटलमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये जो असेट मिल रहा है मेरे को, ये असेट मिल रहा है, ये मेरा कैपिटल गेन में अराइज हो जाएगा, इसके ऊपर मेरा कैपिटल गेन टैक्स अराइज हो जाएगा, इसके ऊपर मेरा कैपिटल टैक्स अराइज हो जाएगा। मोबाइल जो है वो कैपिटल एसेट में नहीं आता है, पर्सनल इफेक्ट में आ सकता है। पर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई लैंड होगी तो लैंड मेरे को मिल रही है, अब मैंने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास लैंड है कंपनी वाले के पास, तो लैंड मेरे को दे दो, आप पैसे दोगे, वो लैंड बेचोगे, लैंड बनने के बाद मेरे को पैसे दोगे, तो इससे अच्छा मेरे को लैंड दे। तो लैंड जो मिल रही है वो मेरे को असेट मिल रही है, तो वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, अब देखो इन द हैंड ऑफ कंपनी, तो ट्रांसफर था वो, तो इन द हैंड ऑफ कंपनी जो है, तो ये जो असेट उन्होंने ट्रांसफर किया है, तो इसको जो असेट ट्रांसफर हुआ है, इसको कैपिटल गेन के पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं माना गया है। ऊपर लिखा नहीं होगा शायद, ये पॉइंट एक्ट में भी नहीं लिखा है, पर सेक्शन नंबर 46 में उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन करके रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर, तो नो कैपिटल गेन। तो कंपनी ने जो भी लिक्विडेशन के वक्त जो भी असेट ट्रांसफर किया है, तो उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं माना गया है, कैपिटल गेन के पर्पस के लिए ये ट्रांसफर नहीं माना गया है, और कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने असेट ट्रांसफर किया, उनको पैसे नहीं मिल रहे कुछ, तो वहां पे ट्रांसफर नहीं माना गया और वहां पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा इन द हैंड ऑफ कंपनी। अब बात करते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर को एसेट मिल गया, मेरे को वो लैंड मिल गया, जो भी टाटा सॉल्ट के पास पड़ा था वो लैंड मेरे को उन्होंने दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर था तो मेरे को लैंड मिल गया, चलो लैंड मिल गया। अब एक बार बैलेंस शीट याद करो, कंपनी की जो बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल होता है, यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। अब जो भी डिविडेंड मिलता है, जो भी शेयर होल्डर को जो भी पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से कोई भी पैसा मिलता है तो उसको हम डिविडेंड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर इनडायरेक्टली उनका जो प्रॉफिट पे हकदार होते हैं, वो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसके ऊपर हक किसका होता है, तो शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनका हक देखा जाए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे होता है, वो ओनर तो होते हैं, पर देखा जाए अब समझो मैंने कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे होंगे, तो मैं क्या सोचूंगा इनका प्रॉफिट कितना है, इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनका अमाउंट कितना है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी अमाउंट होगा वो अपना कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, वो उसके ऊपर नजर रहेंगी, तो मैं इनडायरेक्टली जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का देखा जाए तो हकदार होता है। लिक्विडेशन होने के बाद ये जो सारे असेट्स, जो सारी लायबिलिटी है, ये कंसिडर की जाती है, पर जब तक लिक्विडेट नहीं होती कंपनी, तो यहाँ पे देखा जाए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे शेयर होल्डर की सबसे ज्यादा नजर होती है कि उनको कैसे डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर उनकी सबसे ज्यादा नजर होती है। तो देखो
कंपनी के केस में तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब जो शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर के ऊपर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब समझो यहाँ पे एग्जांपल समझो, देखो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में समझो 100 रुपए पड़े हुए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में समझो 100 रुपए पड़े, और यहाँ पे कोई भी एसेट है, समझो बड़ी लिस्ट दिखे रखी 100, 50, 150, ये पूरी एसेट की लिस्ट देके रखी। यहाँ पे लाइबिलिटी समझो 10, 50, 80, यहाँ पे लाइबिलिटी है। तब जब मैं शेयर परचेस किया होगा, जब मैं ये कंपनी का शेयर परचेस किया होगा, तो मेरे सबसे बड़ी नजर किस पे गई होंगी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो भी अमाउंट कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट करती होंगी, तो ये डिविडेंड के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करती होंगी, डिविडेंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करती होंगी, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस से डिविडेंड बांटा जाता है, और जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से मिलेगा। अब कंपनी ने यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस से अमाउंट देने की बजाय, अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अब कंपनी लिक्विडेट होने आई है, तो उनके पास कैश भी नहीं होंगी, पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो उनका बैलेंस पड़े हुआ रहेगा, जो भी अपना एक्यूमुलेट होके आया है प्रॉफिट, तो उसका बैलेंस पड़े होगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में उनके पास कैश नहीं होंगी, पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस पड़े होगा। तो कंपनी क्या बोलेंगी, तू एक काम कर, ये 100 का एसेट तू रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट है, उसके बदले में तू ये 100 का एसेट ले ले, ये 100 का एसेट ले, तो ये हमको माना जाएगा डीम डिविडेंड, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट के बदले उन्होंने असेट चिपका दिया है अपने को। तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के जगह जो अपने को असेट मिल रहा है, उसको हम डीम डिविडेंड कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिविडेंड अगर मिलता भी था मेरे को तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट से मिलता था, और ये उन्होंने असेट भी ट्रांसफर जो किए, असेट जो उन्होंने मेरे को ट्रांसफर किए, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस के जो अमाउंट है उसके बदले में मेरे को ट्रांसफर किए, तो मैं ये डीम डिविडेंड मानूंगा। अगर मैं ये अमाउंट लेता था, ये कैश में लेता था, तो कंपनी क्या करती थी, ये एसेट बेचती थी, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट बढ़ जाता था, उसके बदले मेरे को कैश मिलता था। पर रिजर्व्स एंड सरप्लस वैसा ही है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बदले कंपनी क्या बोल रही, तो ये 100 रुपए का एसेट लेके जा, ये तू 100 रुपए का एसेट लेके जा। तो ये जो अमाउंट हुई, ये जो अमाउंट मिली है आपने को एसेट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के बदले में जो एसेट मिला है आपने को, वो अपने डीम डिविडेंड बन जाएगा। IFOS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपन ये फिर से पढ़ेंगे, तभी मैं ऐसे ही डिटेल में बताऊंगा, तो उसका टेंशन मत लो, अभी कैपिटल गेन के पर्पस के लिए समझ लो। तो ये भी अपने को एसेट जो मिल रहा है वो अपना डीम डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो डीम डिविडेंड है, ये जो डीम डिविडेंड है, जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब इनडायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट के बदले में जो भी अपने को एसेट मिला है वो अपना डीम डिविडेंड बन जाएगा, और डीम डिविडेंड बन जाएगा, और उसका लिए अपने को इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसका टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी अपने को इंटरेस्ट फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपने को पढ़ना है। डिविडेंड जो टैक्सेबिलिटी है वो अदर सोर्सेस में आता है, डिविडेंड जो भी डिविडेंड मिलता है किसी भी पर्सन को, तो वो अदर सोर्सेस में मिलता है, तो अदर सोर्सेस में इसका टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, जो भी अपने को एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो भी अपने को एसेट मिला है, तो अपन डीम डिविडेंड मान लेंगे, और डीम डिविडेंड मान लेने के बाद उसका टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अब 100 रुपए के बाद में जो भी एसेट बचे, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये अपन डीम डिविडेंड कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, ये डीम डिविडेंड नहीं होगा, ये डीम डिविडेंड नहीं होगा, ये डीम डिविडेंड नहीं होगा, ये डीम डिविडेंड नहीं होंगे, ये डायरेक्टली एसेट ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपन। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, कंपनी के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आ जाएगी, शेयर होल्डर के हाथ में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब इनडायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट का अगर कोई भी एसेट मिला होगा, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, और डीम डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी अदर सोर्सेस में अपन पढ़ेंगे। अब जो उसके ऊपर अमाउंट मिला है, जो उसके ऊपर अमाउंट मिला है, मनी रिसीव्ड, उसके ऊपर अमाउंट मिला है, तो जो भी अमाउंट मिला है, मतलब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे मनी मिला है अपने को, समझो उन्होंने क्या किया, ये जो एसेट है, उन्होंने ये जो एसेट है ये बेच के उन्होंने पैसा लिया, तो पैसा मिला मेरे को, समझो मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं शेयर होल्डर, इसमें से मैं 10 रुपये का हकदार हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने 10 रुपये का हकदार हूँ, समझ लो कि मैंने 10 का शेयर परचेस किया होगा, तो मेरी मतलब 10 रुपये रहे मेरे को, तो 10 रुपये तो मिलने ही चाहिए, पर 10 रुपये से कम रहे तो लॉस भी मेरा होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर, और 10 रुपये से ज़्यादा भी मेरा अमाउंट होगा, 10 रुपये से ज़्यादा भी होगा, समझो 15 रुपये भी मिले, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है। अब उन्होंने क्या किया, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है एक्यूमुलेटेड, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट तो दे दिया,
रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट तक उन्होंने पूरा असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अपना डीम डिविडेंड हो जाएगा, वो टैक्सेबिलिटी IFOS में आ जाएगा। और उसके बाद में मेरे को पैसा चाहिए, उसके बाद में मेरे को पैसा चाहिए। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में से उन्होंने जो है वो कैश पड़ी हुई थी, तो कैश में से उन्होंने 8 रुपए दे दिया। अब उसके बाद भी मेरे को पैसा चाहिए, उसके बाद भी मेरे को पैसा चाहिए। अब उन्होंने एसेट बेची, पैसा आया, अब मेरे को पैसा चाहिए। अब 8 रुपए के बाद ये 2 रुपए देंगे मेरे को और मेरा पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो भी पैसा होगा वो भी मेरे को मिल जाएगा। अब जो भी मनी मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे समझो ये एग्जाम्पल में अपने को 8 रुपए मिल रहा है, तो ये अपना मनी तो डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में वो असेट दे रहे हैं मेरे को, वो असेट दे रहे हैं मेरे को, कंपनी वाले मेरे को असेट दे रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जो मेरे को असेट मिल रहा है, जो मेरे को असेट मिल रहा है वो अपना आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। ये अपना आ जाएगा कैपिटल गेन के पर्पस के थ्रू आ जाएगा। और उसके बाद में जो भी डीम्ड डिविडेंड है, जो भी डीम्ड डिविडेंड है अंडर सेक्शन 222C के अंदर जो भी डीम डिविडेंड है वो यहाँ पे अपने को माइनस कर देना पड़ेगा। और ये अपना आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आने के बाद ये अपना टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। तो देखो जो भी असेट ट्रांसफर हुआ है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन असेट ट्रांसफर होना चाहिए, असेट ट्रांसफर होना चाहिए, लिक्विडेशन के वक्त ट्रांसफर होना चाहिए। तो कंपनी की केस में कंपनी की टैक्सेबिलिटी आएंगे कंपनी के ऊपर नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर किया, उनके बदले में उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है देखा जाए तो उनके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आ रहा जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है अंडर सेक्शन 46। अब शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर को जो भी पैसा मिलेगा अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस तक उनको अगर कोई भी पैसा मिला होगा तो डीम डिविडेंड में टैक्सेबल हो जाएंगे, डीम डिविडेंड माना जाएगा, वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। डीम डिविडेंड के ऊपर जो भी उनको अमाउंट मिलेगी, डीम डिविडेंड के ऊपर जो भी उनको अमाउंट मिलेंगी वो अपना बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक तो मनी भी मिल सकता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मनी मिल गया, और फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कोई भी असेट मिला होगा तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ये अपना बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये अपना बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और उसके ऊपर अपने को कैपिटल गेन अराइज होगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ये अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अराइज होने के बाद उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये अपना फॉर्मेट तो सेम आ जाएगा। पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जो अपनों को अमाउंट मिली है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड है, और जो अपना डीम डिविडेंड है, जो डीम डिविडेंड है वो अपने को माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीम डिविडेंड है वो अपने को यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा IFOS में। तो मनी रिसीव, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड और डीम डिविडेंड में से माइनस कर देंगे, ये डीम डिविडेंड यहाँ पे IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो भी बचा है अपने को पैसा मिला है वो अपने को कैपिटल गेन के पर्पज के लिए अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको कंसिडर करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो जो भी अमाउंट मिला है, अब समझो मेरे को 1000 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले मतलब पूरा ये इसमें असेट भी है, इसमें जो मेरा मनी भी है, और जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक था, उन्होंने जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक मेरे को अमाउंट दिया तो प्रॉफिट तक का अमाउंट ये भी इसमें इंक्लूड है। तो मेरे को पूरा अमाउंट मिला है यहाँ पे, पर जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जो टैक्सेबिलिटी है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जो टैक्सेबिलिटी है वो अपना IFOS में आ जाएगा। और जो बचा हुआ मनी रिसीव और जो असेट मिला है उसका FMV अपने को यहाँ पे टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही किया, देखो जो पूरा अमाउंट मिला है, जो भी पूरा अमाउंट मिला है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। पर जो भी डीम डिविडेंड है, जो भी डीम डिविडेंड है जो अपने को IFOS में टैक्सेबल करना है वो अपने को डीम डिविडेंड यहाँ से अपन ने माइनस कर दिया, और जो भी बचा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। और जो डीम डिविडेंड है वो अदर सोर्स में अपने को टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेस में उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ में आया हुआ तो लाइक कर देना, लाइक दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। करेगा ये अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, और उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, और कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर अराइज हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये हो गया अपना असेट ट्रांसफर हुआ है कंपनी के थ्रू इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। असेट भी ट्रांसफर होना चाहिए, लिक्विडेशन के वक्त भी ट्रांसफर हो। कंपनी के केस में उनको कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर किया है पर उनको कोई भी असेट नहीं मिल रहा उनके, पैसा नहीं मिल रहा उनके बदले, उसके बदले। तो ये बस इसको ट्रांसफर ही ट्रीट नहीं करना है अपने को, सेक्शन 46 बोलते हैं इसको ट्रांसफर ही ट्रीट मत करो। अब इन केस ऑफ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को एक तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो भी अमाउंट मिला है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो भी अमाउंट मिला है
तो वो अपना डीम डिविडेंड माना जाएगा। डीम डिविडेंड अपना आईएफआरएस में अपन टैक्सेबल कर देंगे, और जो पूरा मनी मिला है, जो पूरा मनी मिला है अपने को, उसमें से डीम डिविडेंड माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आईएफआरएस में टैक्सेबल है। और जो पूरा अपने को अमाउंट मिला है विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड और मनी रिसीव्ड, जो भी अपने को अमाउंट मिला है पूरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट और मनी रिसीव्ड, वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, वो अपना कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब बात करते हैं कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑप्शन। कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑप्शन। अब समझो, एक कंपनी, इसके लिमिट, अपन की कंपनी, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर, ए बी सी, बहुत सारे शेयर होल्डर, उन्होंने 50-50 रुपए का एक शेयर लेके रखा होगा। 50-50 रुपए का एक शेयर लेके रखा है। अब इनके पास, इसके पास 100 शेयर है, इसके पास 200 शेयर है, इसके पास 1000 शेयर है पड़े हुए। बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में टॉप 10 में आती है कंपनी, बताऊंगा आपको। तो कर रहा है इसे। तो अगर ये कंपनी उनके शेयर जो है ए बी सी, इनके शेयर होल्डर है 50-50 रुपीज़ में इन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब मैंने क्या सोचा, मेरे को ये शेयर बायबैक करनी है, मेरे को ये शेयर बायबैक करनी है, मेरे को ये शेयर बायबैक करनी है, तो मैं बायबैक करूंगा। अब उन्होंने 50 रुपए में लिए ये शेयर, 50 रुपए में लिए, समझो मार्केट वैल्यू भी ये शेयर की 50 रुपए ही है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती कि मार्केट वैल्यू अलग है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही इनका मार्केट वैल्यू। तो 50 रुपीज़ में ही इनका मार्केट में जा रहा हूँ, ये मार्केट में भी ट्रेड हो रहा हूँ 50 रुपीज़ में, मार्केट में भी ट्रेड हो रहा हूँ 50 रुपीज़ में। अब मेरे को ये बायबैक करना है, मेरे को ये बायबैक करना है। अब मैं बायबैक करते टाइम क्या करूंगा, अगर आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो और मैं आपको 50 रुपए दिया और मैं बोलूंगा मेरा एक शेयर मेरे को वापस कर, आप क्या बोलेंगे, अरे भाग, मैं मार्केट में बेच दूंगा और मैं 50 रुपए में ले लूंगा। समझो मार्केट की वैल्यू 55 रुपीज़ है, एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ 55। अब मैं आपको बोला कि मैं आपको 55 रुपीज़ दे रहा हूँ, मार्केट के रेट के हिसाब से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, चल भाग, मार्केट में भी मैं 55 में बेच दूंगा, तो यहाँ पे आएगा, पूरा फॉर्म फिल करो, ये करो वो करो, बायबैक की प्रोविजन पूरे एप्लीकेबल हो जाएंगी कंपनी एक्ट के हिसाब से, तू पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेगा, पूरा तेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में मेरे को 55 रुपीज़ तू देगा। इसके अच्छा मैं मार्केट में बेच दूंगा, ओपन मार्केट में मैं 55 में बेच दूंगा, कोई भी मेरे से तुरंत ले लेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ शेयर होल्डर को, चल ठीक है, मैं तेरे को यहाँ पे 60 रुपीज़ देता हूँ, 60 रुपीज़ देता हूँ, तू ये मेरे को शेयर वापस कर दे रे, मेरे को ये सारे शेयर वापस कर दे। अब 60 रुपीज़ दिया, अब मैंने उसको 5 रुपये बढ़ा के दिया, मार्केट में बेचता तो 55 में बेचता, तो बायबैक करने के लिए मेरे को उसको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था, तो मैं उसको 60 रुपीज़ दिया, एक शेयर के बदले में तू 60 रुपीज़ ले और मेरा एक शेयर मेरे को वापस कर दे। अब ये शेयर उन्होंने वापस कर दिया, मेरे पास 50 रुपीज़ के शेयर आ गए और उन्होंने 60 रुपीज़ दे दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने शेयर बेच दिया, यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने शेयर ट्रांसफर कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफर किया है वो बायबैक के केस में हुआ है, पर शेयर तो ट्रांसफर हुआ है ना भाई, शेयर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे कैपिटल गेन तो अराइज हो जाएगा ना, क्या बोलते, कैपिटल गेन तो अराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर ट्रांसफर किया है, पर शेयर ट्रांसफर जो है वो बायबैक के केस में हुआ। अगर नॉर्मल केस में होता था तो ए बी सी को कैपिटल गेन अराइज होता था, ए बी सी कैपिटल गेन भी दे देते, पर यहाँ पे जो कैपिटल गेन अराइज होता था और कैपिटल गेन एबीसी के हाथ में आ जाता था अगर नॉर्मल केस में, पर यहाँ पे बायबैक की केस में वो पे मिल रहा है, बायबैक की केस में मिल रहा है इनको। तो बायबैक की केस में मिलने के बाद ये सारे शेयर कंपनी वालों को मिल गए, ये सारे शेयर कंपनी वालों को मिल गए, और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी। अब गवर्नमेंट क्या बोला है, गवर्नमेंट क्या बोला, अब मैं ए से इसका कैपिटल गेन वसूल करूंगा, बी से इसका कैपिटल गेन अराइज करूंगा वसूल करूंगा, सी से इसका कैपिटल गेन वसूल करूंगा। अब बायबैक तो बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, उनसे बायबैक किया होगा, अगर पर्टिकुलर कोई एक शेयर होल्डर होगा उससे बायबैक कर ले तो वो कैपिटल गेन टैक्स तो पे कर देता, पर बहुत सारे शेयर होल्डर हैं और उन्होंने बायबैक कैसा किया, क्या किया कंपनी वालों ने, इसका डिटेल तो इनके पास होगा नहीं गवर्नमेंट के पास,
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर नॉर्मल केस होता, नॉर्मल केस में अगर ये बेच देते, नॉर्मल केस में अगर ये बेच देते शेयर्स को तो ठीक है, इनके हाथ में टैक्सेबल कर देते अपन। पर कंपनी ने ये बायबैक कर लिया है, कंपनी ने ये बायबैक कर लिया, बहुत लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है उनसे बायबैक कर लिया है। तो ये गवर्नमेंट क्या बोलता है, अब ये जो शेयर होल्डर है इनके हाथ में ये टैक्सेबिलिटी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर है और कंपनी के पास सारे शेयर होल्डर की डिटेल होगी। सारे शेयर होल्डर की डिटेल होने के बाद कंपनी ने अगर टैक्स पे कर दिया है, यहाँ पे कंपनी ने अगर टैक्स, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एसके लिमिटेड तू इन सबका टैक्स दे दे। क्योंकि अगर इनसे अगर एक एक करके हमने टैक्स वसूल किया, एक एक करके इनके टैक्स वसूल किया तो हमारा कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अगर ए रिटर्न भरता होगा, ए उसने अगर बायबैक का कोई डिटेल दिया ही नहीं तो इनके ऊपर अगर टैक्सेबिलिटी अरेज कर देते तो यहाँ पे गफले के चांस ज़्यादा थे, इसके ऊपर डायरेक्ट इसको प्रॉफिट हो जाता था 10 रुपये का। तो ये डिटेल देने से कतराता था। और बहुत सारे शेयर होल्डर है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होंगे बायबैक के लिए। तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होने के बाद एक को अगर कोई बायबैक का अमाउंट मिला है तो वो सोचता था कि बताऊं क्या नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर है तो गफला होने के चांस ज़्यादा होते थे। पर इन्होंने टैक्सेबिलिटी कंपनी के ऊपर ही कर दी तो क्या गफला करेंगे बे, उनके पास पूरी लिस्ट होंगी, उन्होंने कितना अमाउंट किसको दिया ये सारा शेयर का उनका लिस्ट होगा। तो इसके ऊपर अब टैक्सेबिलिटी एसके लिमिटेड के आ जाएंगी और इसके ऊपर बायबैक के ऊपर टैक्स भी एसके लिमिटेड बनेगा। बायबैक के ऊपर टैक्स भी एसके लिमिटेड पे करेंगे। अब ये टैक्स पे कैसे करेंगे, क्योंकि उनको शेयर, उनकी शेयर उनको वापस मिले। पर यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी आएंगे नहीं, यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी आ जाएंगे ये 10 रुपये पे आ जाएंगे। अगर ये 50 रुपीज़ का शेयर है और उनको उन्होंने 60, मतलब यार मतलब ए लिमिटेड को 50 रुपीज़ का शेयर उन्होंने एक्वायर करके लिया होगा और यहाँ पे उनको 60 रुपये दे रहे हैं। 60 रुपीज़ देने के बाद उनका 10 रुपये का ए उसका 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 10 रुपये का प्रॉफिट पे टैक्स ए लिमिटेड नहीं पे करेंगे, 10 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स एसके लिमिटेड पे करेगा। समझा? टैक्स बचाने का जो टैक्स का जो गफले होते थे ये केस में ज़्यादा हो जाते थे अगर शेयर होल्डर के ऊपर उन्होंने टैक्सेबिलिटी कर दी होती। पर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अरेज ही कंपनी के ऊपर कर दी, क्योंकि यहाँ पे गफला होने का चांस, जो टैक्स बचाने का जो काम है यहाँ की कंपनी की केस में कम होता था। तो कंपनी के ऊपर भी उन्होंने प्रोविजन कर लिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे है क्या तुम्हारे पास, वो आदमी का हाँ, ए लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आता है। तुमने बायबैक के लिए कितना अमाउंट दिया वो भी है क्या तुम्हारे पास, हाँ हमने बायबैक के लिए उनको 60 रुपीज़ दिया। तो उनके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये हुआ। तो ये भी अमाउंट आपने निकाल लिया आराम से, हाँ 10 रुपये निकाल लिया अमाउंट, ये अभी हमने आराम से निकाल लिया। तो उसके ऊपर टैक्स भी कंपनी वाले निकाल सकते कि हाँ, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उनको कितना अमाउंट मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में वो भी। तो टैक्स भी गवर्नमेंट बोल रही कि एसके लिमिटेड तू ही टैक्स पे कर दे, तू ही टैक्स पे कर दे। हाँ, शेयर होल्डर के ऊपर टैक्सेबिलिटी अरेंज नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर के ऊपर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अरेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमको यहाँ पे एसके लिमिटेड से अगर पूरा टैक्स मिल जाता था तो जल्दी उसकी कंप्लायंस हो जाते थे। टैक्स की गफले होने की चांसेस, टैक्स में जो कुछ गड़बड़ करने की चांसेस एसके लिमिटेड के थ्रू कम हो जाते थे। तो एसके लिमिटेड तू ही उसका टैक्स पे कर, एसके लिमिटेड तू ही उसका टैक्स पे कर दे। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया। तो देखो, जो भी डोमेस्टिक कंपनी ने, अगर डोमेस्टिक कंपनी ने कोई भी बायबैक किया, जो भी डोमेस्टिक कंपनी ने कोई भी बायबैक किया, कोई भी बायबैक किया, तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अरेंज हो जाएंगी और टैक्स उनको पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 QA, अंडर सेक्शन 115 QA, जिसमें टैक्स आ जाएगा 20%, सरचार्ज आ जाएगा 12% और सेस आ जाएगा 4%। तो इफेक्टिव टैक्स रेट अपना आ जाएगा 23.296%। तो डोमेस्टिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी ने क्या बोला, बायबैक किया है डोमेस्टिक कंपनी ने, डोमेस्टिक कंपनी तूने बायबैक किया है ना, तो तू ही टैक्स पे कर देना, तू ही टैक्स पे कर देने का। और शेयर होल्डर के टैक्स हाथ में वो हो जाएगा एग्जाम अंडर सेक्शन 1034 एक्ट, शेयर होल्डर के हाथ में वो हो जाएगा एग्जाम, शेयर होल्डर के हाथ में वो हो जाएगा एग्जाम। और उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे कर देंगी, उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे कर देंगी अंडर सेक्शन 115 QA, जिसका टैक्स रेट आ जाएगा 20%, सरचार्ज आ जाएगा 12% और सेस आ जाएगा 4%। इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा अपना 23.296%।
ये अपना टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगा, ये अपना टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगा। और जो फॉरेन की केस में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी रही तो फॉरेन कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट कैसे टैक्स वसूल करेंगे भाई? तो तू यहाँ पे फॉरेन कंपनी ने अगर बाय बैक किया होगा तो शेयर होल्डर को कोई भी अमाउंट मिला होगा, शेयर होल्डर ने अगर 50 को एक्वायर कर दिया होगा और उसके बदले में उसको 60 मिले होंगे, उसका 10 रुपए प्रॉफिट हो गया होगा। यहाँ पे बाय बैक कंपनी कर रही, फॉरेन कंपनी बाय बैक कर रही, तो 10 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे शेयर होल्डर ही टैक्स पे करेगा। यहाँ पे शेयर होल्डर की कैपिटल गेन के प्रोविजन के थ्रू यहाँ पे टैक्स पे करेगा। उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 रुपये आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसका आ जाएगा। अपने पूरे टेबल के हिसाब से इंडेक्सेशन भी करेगा आया और उसके ऊपर 46A के अंडर उसका टैक्स पे कर देगा शेयर होल्डर। अगर फॉरेन कंपनी ने बायबैक किया है तो कैपिटल गेन शेयर होल्डर करेगा, पर डोमेस्टिक कंपनी ने अगर बायबैक किया है, डोमेस्टिक कंपनी ने अगर बायबैक किया है तो टैक्स कंप्लायंस इजी करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलेंगी कि डोमेस्टिक कंपनी तू ही हमको टैक्स पे कर दे और शेयर होल्डर को ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, शेयर होल्डर को ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, शेयर होल्डर को ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर का टैक्स अपना डोमेस्टिक कंपनी दे रहा है, उसके ऊपर का टैक्स अपने को डोमेस्टिक कंपनी दे रहा है। तो ये हो गया अपना कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 46A। तो देख, कंपनी के हाथ में और शेयर होल्डर के हाथ में। डोमेस्टिक कंपनी ने अगर बायबैक किया तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ जाएगा और शेयर होल्डर के हाथ में वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएंगे। पर अगर फॉरेन कंपनी ने, तो फॉरेन कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं कर सकती, ऐसे देखा जाए बायबैक के केस में। तो यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर होगा वो कैपिटल गेन के प्रोविजन के थ्रू यहाँ पे उसका टैक्स पे कर देगा, कैपिटल गेन के प्रोविजन के थ्रू उसका टैक्स पे कर देगा। तो ये हो गया अपना बायबैक के केस में अपना क्या होगा, बायबैक के केस में अपना क्या आ जाएगा टैक्सेबिलिटी। तो आज का लेक्चर यही रोकते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है और समझाने को बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, 1.5 घंटा होते आए हैं वैसे भी। तो इतना पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे यार कि पूरा अपना हो जाएगी। अब कितने देर बचे देखो ये अपना कैपिटल गेन शायद और एक लेक्चर लग सकता है, मतलब 2 लेक्चर लग सकते हैं कंसेप्ट के ऊपर, और क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे। तो देखो एक डिप्रिसिएशन का बचा है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड का तो इजी है, और स्लम सेल का एक बड़ा पॉइंट है, तो ये देखो ये 2 बड़े पॉइंट है, और उसके बाद में ये अपना एडवांस मनी फॉरफिट है। तो ये 3 अच्छे कंसेप्ट बाकी है अपने, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अपना एक्सेप्शन का सीरीज बाकी 54 की जो एक्सेप्शन है हमें अपन फॉर्मेट में देखा था, जो 54 के अपने को डिडक्शन मिलने वाले कैपिटल गेन से जो मिलने वाले, तो उसका सीरीज पूरा बाकी। तो अपन 54 की सीरीज एक बाकी पूरी, उसमें 4 से 5 सेक्शन है कैपिटल गेन के, तो वो उसके बाद में 112 और 112A तो लगभग अपने 2 लेक्चर और जा सकते हैं विद कंसेप्ट के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लेक्चर देखते रहिए, लाइक कर देना पसंद आया। थैंक यू सो मच।